तो यार अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में फेस वर्सेस फेस का मैच हो रहा हो ना, तो तुम एक बात समझ लेना कि हमें मैच के बाद हील टर्न तो पक्का देखने को मिलने वाला है किसी का। तो आज की इस वीडियो में हम आज की हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमें चैंपियनशिप विकेट होते हुए देखने को मिली और एक बेट्रेयल भी देखने को मिला मेन इवेंट में। और हम ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे और अंडरटेकर के बारे में भी कि कैसे उनका रिटर्न सेटअप हुआ रेसलमेनिया के लिए, और एमजेएफ और मैट हार्डी के रिटर्न को लेकर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो चलो आज की रॉ से शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हमें रॉ के रिया रिप्ली देखने को मिलती हैं, जो कि अपनी चैंपियनशिप विकेट कर देती हैं क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी लास्ट वीक के रॉ में। फिर उनके चैंपियनशिप विकेट करने के बाद हमें लिव मॉर्गन दिखाई देती हैं, जो कि अटैक करने के लिए आ ही रही होती है रिया रिप्ली की तरफ, और रिया रिप्ली भी जा रही होती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, बट सिक्योरिटी वाले उन्हें रोक देते हैं और पूरा मामला शांत हो जाता है ऐसे ही। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि नेक्स्ट वुमेन चैंपियन हमें कब देखने को मिलेंगी, तो वो होगा नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ में। पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन चैलेंजर होने वाला है उस मैच में, तो वो तो हमें बाद में जाके पता चलेगा। और उसके बाद हमें शेमस का रिटर्न देखने को मिलता है, जिसका बहुत ही लोग इंतजार कर रहे थे। वो वापस आते हैं और वो भी अपने पुराने वाले थीम सॉन्ग के साथ, और उनका मैच होता है अगेंस्ट आईवा, जिसको वो इजीली जीत जाते हैं और एक और बैंगर देते हैं हमें। और हमें आगे जाते हुए ऐसे ही बैंगर देखने को मिलने वाला है शेमस की तरफ से, इसका मुझे तो बहुत ही वेट रहेगा। और ड्राफ्ट की डेट भी रिवील हो गई है। ड्राफ्ट होगा 26 अप्रैल को स्मैकडाउन में और 29 अप्रैल को मंडे नाइट रॉ पे, जिसमें हमें सीएम पंक भी देखने को मिलेंगे। और फिर ट्रिपल एच आते हैं और वो नई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिवील करते हैं, जो कि वो आर्थर और मिस को देते हैं। और यहाँ पे एक बढ़िया वाला फनी मोमेंट भी होता है जब आर्थर ट्रिपल एच को टमाटो चैंपा समझ लेते हैं, और वो बहुत ही फनी था देखने में। और उसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए टैग टीम चैंपियनशिप के, और डीआईवाई इसमें जीत जाती हैं और वो फेस करेंगे आर्थर और मिच को नेक्स्ट वीक। और फिर हमें अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। वो एक प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि उनका अगला चैलेंजर होगा या तो एले नाइट या फिर एजे स्टाइल्स, और थैंक्स करते हैं सेथ रॉलिंस को उनकी शील्ड बन के आने के लिए रेसलमेनिया में। और कहते हैं रॉक के बारे में कि उन्हें लगता है कि रॉक के अंदर अभी भी एक और मैच बचा हुआ है, और कहते हैं कि रॉक सही थे जब उन्होंने कहा था कि वो उन्हें ब्लीड करेंगे, बट वो कहते हैं कि इफ आई एम गोइंग टू ब्लीड देन यू आर गोइंग टू ब्लीड विद मी। और इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं जे ऊसो को और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं नंबर 1 कंटेंडर मैच जीतने के लिए लास्ट वीक, और कहते हैं कि वो ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं। और वो उन्हें थैंक्स कहते हैं क्योंकि जे ऊसो ने हेल्प की थी उनको उनकी स्टोरी फिनिश करने के लिए, और वो ये भी कहते हैं कि वो भी उनके हमेशा साथ रहेंगे जब भी उनको उनकी जरूरत होगी। बट जे ऊसो कहते हैं कि वो अपना काम अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, और फिर कोडी रोड्स चले जाते हैं। और फिर हमें जे ऊसो का मैच देखने को मिलता है फिन बैलर के अगेंस्ट में, जिसमें जे ऊसो जीत जाते हैं। और फिर जजमेंट डे वहां पे आती है और फिर डेमियन प्रिस्ट रिंग के अंदर आते हैं और जे ऊसो को देखते हैं, बट जेडी उन पे अटैक कर देते हैं बिहाइंड से, और इस चीज़ से डेमियन प्रिस्ट ज़्यादा खुश नहीं लगते हैं। बट फिन बैलर उनके पास आते हैं और कुछ उनके कान में कहते हैं, और फिर वो भी उन पर अटैक कर देते हैं। बट जे ऊसो समहाउ डोमिनिक पे सुपर किक लगा के और जेडी को फिन बैलर पे फेंक के वहां से बच निकलते हैं क्राउड की तरफ से। और फिर इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है सैमी चेन और चैट गेबल के बीच में। बट मेन इवेंट होने से पहले ब्रॉन्सन रीड आते हैं चैट गेबल के पास और उनसे कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज की मेन इवेंट में चैट गेबल जीते या फिर सैमी चेन जीते, और कहते हैं कि वो नेक्स्ट इन लाइन होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और उसके बाद फिर हमें अच्छा खासा मेन इवेंट देखने को मिलता है सैमी चेन और चैट गेबल के बीच में, क्योंकि वो दोनों एक अच्छे प्रोफेशनल रेसलर तो हैं ही और प्रूव भी करते हैं टुनाइट रिंग के अंदर। बट इन दी एंड सैमी चेन हरा देते हैं चैट गेबल को, और फिर वो सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं रिंग के बाहर अपनी वाइफ के साथ। बट अचानक से चैट गेबल उनके पीछे आके उनको जर्मन सुप्लेक्स दे देता है रिंग के बाहर ही, और फिर एंकल लॉक लगा देते हैं टर्न बकल के बीच में आई थिंक, और अपना हिल टर्न कर देते हैं। और इससे तो मैं यही समझ आता कि हमें ये रीमैच देखने को मिलने वाला है शायद से बैकलैश फ्रांस में। और मुझे पहले बैकलैश का मैच कार्ड कुछ उतना अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि जे ऊसो और डेमियन प्रिस्ट का मैच मेरे को लग नहीं रहा था कि एक पेपर व्यू लेवल का मैच है। बट आई थिंक कि अब जब कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का मैच सेट होने वाला और फिर ये मैच बैकलैश, तो फिर डेफिनेटली बढ़िया होने वाला है, और अब मेरे लिए इसकी हाइप थोड़ी और बढ़ गई है। तो चलो फिर हम चलते हैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होने वाला है, सिर्फ 5-6 हफ्ते बचे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए, और मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो उनकी फ्यूड चल रही है सीएम पंक के साथ, मेरे को लगता नहीं है कि इससे बढ़िया उनके लिए कुछ हो सकता है, और डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी कोशिश करेगी उनको रिसाइन करने की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकीशी के ऊपर, और रिकीशी ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जे ऊसो और जिमी ऊसो का मैच अच्छा था रेसलमेनिया में, बट उन्हें लगता है कि उनके मैच को थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको उतना अच्छा खासा टाइम मिला नहीं मेरे हिसाब से। सिर्फ 11 मिनट में लगता नहीं मेरे को कि वो उतना कुछ कर पाते थे जितना कि वो कुछ करना चाहते थे। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि
कि उस मैच में एक पजल मिसिंग था और वो अपनी ही बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि वो फिलाडेल्फिया में थे भी, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको कॉल ही नहीं करा रिटर्न से लेकर और वो वहां पे इसलिए हमें देखने को भी नहीं मिले। तो मेरे को लगता नहीं है कि रिकी की मैच में हमें कुछ जरूरत भी थी। मेरे को लगता है कि जिस चीज की जरूरत थी जे उस और जिमी उसो को रेसलमेनिया में, वो थी थोड़ा बहुत टाइम ताकि वो डिलीवर कर सके रिंग के अंदर और फिर हमें एक अच्छा खासा मैच देखने को मिल सकता था। और अगर अब एमजेएफ की बात करें कि उनका रिटर्न कब होगा, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से एमजेएफ एडब्ल्यू बिग बिजनेस डायनामाइट के बाद मिले थे एडब्ल्यू ऑफिशियल्स से, और ये भी तुम कंफर्म ही मान लो कि वो रिसाइन भी कर चुके हैं एडब्ल्यू से, बट वो अभी तक अपना रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं और वो एडब्ल्यू में हमें बैक स्टेज में देखने को भी नहीं मिले हैं जब से उनकी स्टोरी लाइन खत्म हुई है एडम कुल के साथ। तो जब तक वो हील नहीं हुआ था तो तब तक तो उनका रिटर्न बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और फिर हम आते हैं मैट हार्डी के रिटर्न के बारे में। तो आज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ में एक क्यूआर कोड देखने को मिला था जब टैग टीम ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा था नंबर 1 कंटेंडर के लिए, तो वही वीडियो पोस्ट करी है मैट हार्डी ने अपने ट्विटर में और इससे तो ऐसा लग ही रहा है कि मैट हार्डी आने वाला है, रिटर्न करने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ऐसा पार्ट ऑफ अंकल हाउडी। बहुत सारे हिंट भी मिल रहे हैं जिसके, बट देखो मैं तो मैट हार्डी का रिटर्न बिल्कुल भी नहीं देखना आता क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि अब उनके लिए कुछ बचा है रिंग में करने लायक, और मेरे को लगता है कि वो बैक स्टेज रोल में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। चलो फिर हम चलते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ जो कि अंडरटेकर से रिलेटेड है। तो कि अंडरटेकर का रिटर्न कैसे सेटअप हुआ था रेसलमेनिया के लिए, तो अंडरटेकर ने इस पे कहा है कि उन्हें कोई भी टैक्स या कॉल नहीं आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से संडे तक कि वो इन्वॉल्व होने वाले हैं रेसलमेनिया में। और इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही होगी स्टोन कोल्ड को बुक करने के लिए उस प्लेस में, बट जब उन्हें लगा कि स्टोन कोल्ड का तो अब होने वाला है नहीं, तो उसी टाइम पे उन्होंने अंडरटेकर को ऐसा बैकअप ऑप्शन बुला लिया। और मेरे को लगता है कि अगर स्टोन कोल्ड वहां नहीं आ सकते तो अंडरटेकर उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन थे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।